देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो में आपको मज़ा बहुत आने वाला है। और इस वीडियो के थ्रू हम अपने एक वीर, और एक ही वीर क्यों, जितने भी लोगों ने कारगिल वॉर में हमारे देश के लिए जान दी, जितने भी लोग लड़े, जितने भी लोगों को चोटें आई, वो घायल हुए, उन सबको हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। बट कंटेक्स्ट यहाँ पे विक्रम बत्रा साहब हैं, तो विक्रम बत्रा के जो आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, किस प्रकार से उन्होंने टाइगर हिल के ऊपर चढ़ाई की, 0.5140, उसको मैं गूगल अर्थ पे दिखाऊंगा। आप जब उस लोकेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, ये कैसी जगह है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है, यहाँ से कैसे कोई अटैक कर सकता है। चढ़ाई अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। किस प्रकार से पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हमारी साइड पे घुस आए और किस प्रकार से हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनको पीछे की तरफ ढकेला। अब इनका नाम क्यों है, देखिए शेर शाह, इनके दोस्त भी इनको शेर शाह कहते थे। और जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने चढ़ाई की ना टाइगर हिल के लिए, तो इस समय पे पाकिस्तानी रेडियो इंटरसेप्शन ने इनको धमकी दी कि ऊपर मत आना। ये खुद कैप्टन विक्रम बत्रा ने बताया था। टाइगर हिल के कैप्चर के बाद इन्होंने बताया कि जब ये चढ़ाई कर रहे थे टाइगर हिल के ऊपर, तो ओपनली पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से धमकी आई थी कि भाई ऊपर मत चढ़ाई करो, ऊपर आओगे तो तुमको देख लेंगे। तो और गुस्सा आ गया इनको और इनकी रेजीम को, और उन्होंने और तेजी से ऊपर चढ़ाई करी। तो टाइगर हिल तो ये कब्जा ले गए, लेकिन ये जो 0.4875 था, जिसको आप पीक 4875 भी बोलते हो, वो वहां पे पहुंच तो गए विक्रम बत्रा साहब, जबकि उनकी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने ऊपर चढ़ाई की, लेकिन फिर वो शहीद हो गए। क्योंकि एक इंसानी शरीर की अपनी कैपेबिलिटी होती है, कितना भी कमांडो इंसान हो। और वैसे मैं आपको बता दूं, कमांडो ही थे मिस्टर विक्रम बत्रा। इनका ट्रेलर आया अभी, अपने वीरों को याद करने के लिए जब इस प्रकार की सीरीज बनाई जाती है काफी अच्छा लगता है। हम भी इनके बारे में बात करते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पे शेरशाह आया है, बिल्कुल डेफिनेटली देखिए। अब ओवरऑल जो एलओसी कारगिल मूवी आई थी ना 2013 की, उसमें विक्रम बत्रा साहब का रोल किया था एक्टर अभिषेक बच्चन साहब ने। 9 सितंबर 1974 को इनका जन्म हुआ था। 1999 के कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं, केवल 25 साल की उम्र, कितनी उम्र होती है। फादर थे इनके गिरधारी लाल बत्रा, माता जी का नाम है कमलकांत बत्रा। तो इनके बारे में बात की जाए, करेजियस आर्मी थे। इनका नाम विक्की, शेरशाह, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। परमवीर चक्र दिया गया इनको इनके एक्शंस के लिए, और काम ही ऐसे हैं। इनकी पढ़ाई वगैरह के बाद में बात की जाए तो डीएवीएस पब्लिक स्कूल पालमपुर के पढ़े हुए हैं ये। और अपने स्कूल को टेबल टेनिस में इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था। ग्रीन बेल्ट है कराटे में। नेशनल लेवल कैंप अटेंड किया था मनाली में, बीएससी मेडिकल साइंसेज की डीएवी में। और फाइनली इन्होंने बाद में आप देखोगे कि आईएमए ज्वाइन किया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में। एनसीसी के साथ भी इनका काफी लंबा स्टेंट रहा है। ठीक है, जब आप कॉलेज लेवल पे होते हो या फिर स्कूल लेवल पे होते हो, तो एनसीसी एक तरीका होता है आर्म फोर्सेज या एयर फोर्सेज में घुसने का। तो शुरुआत में जब 6 दिसंबर 1997 को 1997 को जब आईएमए से ग्रेजुएट हुए अपने 19 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, तो इनको एज अ लेफ्टिनेंट रिक्रूट किया गया, प्लेस किया गया 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में। 1998 में इनको महो मध्य प्रदेश भेजा गया था 5 महीने की ट्रेनिंग के लिए। बाद में ये वापस आ गए, और उसी समय पे ये पाकिस्तानी आर्मी का इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। सबसे पहले जो कब्जा हुआ था, जो विक्रम बत्रा साहब ने कब्जा किया था, वो था टाइगर हिल का। टाइगर हिल का जो कब्जा था सबसे जबरदस्त था। जब भी टाइगर हिल की जो हीरोइक्स की बात की जाती है ना, विक्रम बत्रा साहब को याद किया जाता है। और भी बहुत से हीरोज थे, क्योंकि यहाँ पे विक्रम बत्रा जी के कंटेक्स्ट में वीडियो है, तो मैं इनकी बात ज्यादा कर रहा हूँ। ओवरऑल आप देखोगे कि 5140 को जीतने के बाद खुद जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ना, उन्होंने कॉल किया था विक्रम बत्रा को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ओवरऑल इंडियन मीडिया में इनके जो हीरोइक्स थी इनके बारे में बताया गया था, और पाकिस्तान में सब जान गए थे कि कौन है विक्रम बत्रा। इंडिया में भी, इंडिया में तो खैर जानेंगे ही, हमारे लिए लड़ रहे थे वो। और उसके बाद इनको पीक 487, अच्छा मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली पीक 4875 को चढ़ने का जो काम था वो विक्रम बत्रा को दिया नहीं गया था, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि इनको चढ़ना पड़ा था। और आप सबसे देखोगे कि ये जो पीक्स थी ना 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जो क्लाइम ग्रेडियंट है वो 80 डिग्री है। 90 डिग्री का एंगल कितना होता है आप जानते हो, और 80 डिग्री आप समझ ही सकते हो। सोचिए 90 डिग्री क्या होता है, ये सीधी खड़ी पीक। ये अगर खड़ी पीक है तो इसको आप बोलोगे 90 डिग्री। मान लो पीक ऐसी है तो 80 डिग्री, तो मतलब ऐसी पीक पे आपको ऊपर चढ़ना है अपनी सारी बंदूकों के साथ। वो भी तब जब ऊपर से दुश्मन बंदूक लिए खड़ा आपको नीचे देख रहा है, और नीचे वो आपको ताबड़तोड़ मशीन गन चला सकता है और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो चढ़ाई कर रहे हो ना खतरनाक माउंटेन टेरेन में। अब ओवरऑल इस इंसिडेंट को समझने के लिए देखते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 जुलाई 1999 को, जब आप कह सकते हो कि विक्रम बत्रा साहब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि
इनकी मृत्यु हुई थी 8 जुलाई को। इससे एक दिन पहले 7 जुलाई 1999 को पीक 4875 को ऑक्यूपाई करते वक्त इनके साथ अनुज नायर साहब भी थे, यंग ऑफिसर। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको महावीर चक्र मिला है 7 जुलाई 1999 को। तो मैं बता रहा हूँ हमारे बहुत से जवान यहाँ पे शहीद हुए, और ये उन सब की स्टोरी है, केवल विक्रम बत्रा साहब की स्टोरी नहीं है। अब लोकेशन देखते हैं। ये नक्शे पे आपको हमारा प्यारा भारत देश दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइगर हिल सर्च मारता हूँ तो टाइगर हिल आपको देखिए कहाँ दिखेगा। ये तो दार्जिलिंग वाला खुल गया, ये गूगल भी अपने हिसाब से कुछ भी खोल देता है। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कारगिल वाले टाइगर हिल पे। ये आपको कारगिल की टाइगर हिल की चोटी नजर आ रही है। इसका 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसको जरा 2D करते हैं, 2D में सॉरी 3D करते हैं। 3D में चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आएगी। ये आपको टाइगर हिल नजर आ रहा है। अब अगर आप इस टाइगर हिल के वेस्ट में जाओगे दोस्तों तो LOC आ जाएगी, और LOC को अगर आप इस तरफ क्रॉस करोगे तो आप ये पाकिस्तान वगैरह के इलाके में पहुंच जाओगे। ये जो दियोसाई नेशनल पार्क यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब गिलगित बल्तिस्तान है तो हमारा इलाका, बट पाकिस्तान ने इसको इलीगली कब्जा कर रखा। अब आप देखिए ये टाइगर हिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे साइमल्टेनियसली बहुत सारी जगहों पे इनकर्जन्स हुए थे, और इन इनकर्जन्स के थ्रू ऐसी बहुत सारी चोटियां पाकिस्तानियों ने कब्जा कर ली थी। मैं आपको इन इनकर्जन्स के बारे में एक बेसिक जानकारी दे देता हूं, कारगिल वॉर के बारे में एक बेसिक जानकारी देता हूं तो थोड़ा आप और समझ जाओगे। मैं आपको बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर से काफी साउथ में है कारगिल वॉर, और कुल मिला के लेह को और सियाचिन ग्लेशियर में अगर रीइंफोर्समेंट को अगर आपको ब्लॉक करना है ना, तो ओवरऑल अगर आप नेशनल हाईवे 1 पे कब्जा कर लेते हो तो आप ब्लॉक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, पहले कारगिल वॉर की टाइमलाइन दिखाता हूं। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोकल शेफर्ड्स ने यह बताया कि भाई पाकिस्तानी इंट्रूजन हुआ, तो इंडियन आर्मी के कुछ पेट्रोल्स गए और वहां पे 5 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया। उसमें हमारे एक सौरभ कालिया साहब भी थे। बहुत बुरा बर्ताव किया पाकिस्तानियों ने उनके साथ, बताना मुश्किल है। ऐसे वाहियात और जानवर किस्म का बर्ताव है। इनको ऐसा लगता है कि एक इंसान को पकड़ के तुम उसको काट रहे हो तो तुम्हारे अंदर बड़ी दम है। जब हमारे सोल्जर्स ने पकड़ पकड़ के तुमको मारा तब औकात सच में पता चली। तो सौरभ कालिया साहब उसी में पकड़े गए थे। आज भी सौरभ कालिया साहब के जो फादर हैं वो उनके लिए जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। फिर आप देखोगे कि 9 मई को पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से शेलिंग होनी शुरू हो गई। 10 मई को यह कंफर्म हो गया द्रास, कास्कर, मुश्को सेक्टर्स में बहुत हैवी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। मुश्को सेक्टर का है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई तुरंत इंडियन सोल्जर्स को वहां पे डिप्लॉय किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे अटैक किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। रीजन बीइंग पाकिस्तानी ने शुरुआत में ये ऑफिशियली मानने से ही मना कर दिया कि हमने इन्फिल्ट्रेशन किया है। अब अगर पाकिस्तानी अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया है। और हमारी जो एयरफोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रही थी तो हमारे एक MiG-21, MiG-27 और Mi-17 को पाकिस्तानी शेलिंग ने गिरा दिया। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी वॉरफेयर था और माउंटेन वॉरफेयर का ये वॉर, मैं आपको बता दूं ये वॉर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन वॉरफेयर में बड़ा डेंजरस वॉर था। सबसे खास बात यह है कि इस टाइगर हिल की और आसपास की बहुत आसपास की चोटियों में चढ़े थे। आसपास की बहुत सारी चोटियों पे चढ़ के इन पाकिस्तानियों ने क्या किया कि नेशनल हाईवे 1 को खतरे में डाल दिया। अगर आप नीचे आते हो, ओवरऑल अगर आप इस चीज को थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आपको नीचे नजर आएगा नेशनल हाईवे 1। ये जो नीचे आपको मुश्की नाम की जगह दिख रही है ना दोस्तों, ये मुश्की, यहाँ पे आपको बहुत सारे घर के सेटलमेंट्स दिख रहे हैं। ये मुश्को वैली है। इस मुश्को वैली में बेस था इंडियन आर्मी का। तो जब 5140 को जीत लिया था कैप्टन सौरभ कालिया ने, तो उनको मुश्को वैली में एक पीक 4875 के पास उनको डिप्लॉय किया गया था यहाँ पे रिफिट करने के लिए। और इस मुश्को वैली के पास से जाता है आपका नेशनल हाईवे 1। तो टाइगर हिल की ऊंचाइयों से और इस मुश्को वैली से नेशनल हाईवे 1 के ऊपर जो बंदूकें हैं वो तानी जा सकती हैं। और जब आप इतनी ऊंचाई से, टाइगर हिल जैसी ऊंचाइयों से और आसपास की ऊंचाइयों से नीचे के हाईवे के ऊपर बंदूक तान रहे हो तो रीइंफोर्समेंट, गाड़ियां, सामान को जा ही नहीं सकता आगे। और इस हाईवे से निकल के आप कहां जाते हो? आप जाते हो लेह। और लेह के आगे क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। मतलब पूरा का पूरा लेह और पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे खतरे में आ जाता अगर ये पर्टिकुलर इलाके पे पाकिस्तानी फोर्सेस कब्जा कर लेती तो। लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारी इंडियन फोर्सेस ने इन सारे इलाकों को वापस कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले बतालिक सेक्टर, इसके पास तोलोलिंग सेक्टर द्रास में, उसके बाद आपका आता है टाइगर हिल का नंबर। टाइगर हिल का जो बैटल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। टाइगर हिल की जो चढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप 2D फिगर में देखो टाइगर हिल को,
आप देख सकते हैं कि ऊंचाइयों पे बैठे थे पाकिस्तानी, बंदूक लेके, मशीन गन लेके, और नीचे तड़ातड़ फायर कर रहे थे। नीचे से हमारी आर्म फोर्सेस चढ़ेंगी कैसी, आप एक सेकंड के लिए अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना मुश्किल है। अगर आप ओवरऑल इसको जूम इन करके देखो तो इस जगह से आपको चढ़ के आना और यहाँ पे फोर्सेस बैठ के नीचे गोलियां चला रही हो, दिस विल बी लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू। अब इस पॉइंट 5140 को कब्जा करने के लिए भारतीय सेना की दो टुकड़ियां, एक टुकड़ी थी बी कॉय, ठीक है ना, और दूसरी टुकड़ी थी डी कॉय। बी कॉय किसके कमांडर के अंदर थी? लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल के अंदर। डी कॉय किसके अंदर थी? लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के अंदर। तो विक्रम बत्रा साउथ की तरफ से चढ़ना शुरू हुए और जो संजीव सिंह जम्वाल वाली जो टुकड़ी थी वो ईस्ट की तरफ से चढ़ना शुरू हुई, और दोनों को अपने अपने सिग्नल दिए गए थे। जो जम्वाल साहब वाली टुकड़ी थी उसको सिग्नल दिया गया था ओ ये, और विक्रम बत्रा वाली जो टुकड़ी थी उसको सिग्नल दिया गया था ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर पेप्सी का स्लोगन था उस समय का। ठीक है भाई, रात में इन्होंने चढ़ाई शुरू की। इनके कमांडिंग ऑफिसर थे जोशी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। ठीक है ना भाई, दो तरफ से ये लोग चढ़ना शुरू हुए। अब पहले तो क्या था कि जो बेस पे इंडियन आर्मी थी, देखिए ये है टाइगर हिल, अब इस टाइगर हिल पे सीधे सीधे आर्म फोर्सेस चढ़ेंगी तो क्या होगा, ऊपर से ये लोग गोलियां चलाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप कह सकते हो कैंप वगैरह सेट किए थे पाकिस्तानी आर्मी ने टाइगर हिल की ऊंचाई पे, इन कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए और ओवरऑल सीधे सीधे जो सोल्जर्स ऊपर चढ़ रहे हैं इनके ऊपर खतरा ना आ जाए, इसके लिए क्या किया इंडियन आर्मी ने, नीचे जो प्लेन्स में हमारे बेसेस थे वहां से शेलिंग शुरू की। शेलिंग आप समझते हैं ना, गोलाबारी शुरू की, और वो गोलाबारी टाइगर हिल पे आके गिर रही थी। तो जब शेलिंग होती है तो बंकर में लौट जाता सिपाही। तो यहां पे शेलिंग हो रही थी और हमारी फोर्सेस दो तरफ से चढ़ना शुरू हुई। जब हमारी फोर्सेस 200 मीटर दूर बची इस टाइगर हिल के, तब हमारी फोर्सेस ने बोला कि शेलिंग बंद करो, शेलिंग बंद हो गई। जैसे शेलिंग बंद हुई, टाइगर हिल पे जो पाकिस्तानी सिपाही बैठे थे उनको ये आइडिया लग गया कि कोई आ रहा है, ये बाहर निकल के तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे जम्वाल साहब को, विक्रम बत्रा को समझ में आया कि भाई ऐसे नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने तुरंत रेडियो से बताया कि फिर से शेलिंग शुरू करो, जब हम 100 मीटर दूर होंगे तो शेलिंग रोकना। देखिए जब हमारी फोर्सेस ऊपर चढ़ रही हैं तब आप शेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय पे शेलिंग का नुकसान हमारी फोर्सेस को भी हो जाएगा। तो 100 मीटर, जब 100 मीटर बचा तब शेलिंग दोबारा बंद हुई। फिर से यहाँ पे शेलिंग, चूंकि देखिए 200 मीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आप माउंटेन चढ़ रहे हो, यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट अ जोक। 200 मीटर का माउंटेन क्लाइंब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई प्लेन इलाके में 200 मीटर की दौड़ नहीं है, समझ गए। तो विक्रम बत्रा साहब ने और जम्वाल साहब ने रेडियो से बोला कि भैया अभी शेलिंग चालू रखो, ठीक है, जब हम 100 मीटर दूर होंगे तब बंद करना। तो फिर से शेलिंग चालू हो गई। अब यहाँ पे जो बी कॉय वाली टुकड़ी थी, जम्वाल साहब वाली जो टुकड़ी थी, वो पहले पहुंच गई और उसने अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया। लेकिन ये जो विक्रम बत्रा साहब के अंदर जो टुकड़ी ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है ना, उसने रियर एंड लिया, वो ऊपर पहुंचे, लेकिन पता नहीं कैसे एनिमी को पता चल गया ये ऊपर आ रहे हैं और एनिमी ने इनके ऊपर फिर से ये जो मशीन गन थी चलाना शुरू कर दी। आप देखोगे जब ये लोग फिर भी ऊपर चढ़े, क्योंकि देखिए अब आप बिल्कुल जब ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो, अब आप ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो, आप वापस नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो बैक, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी नहीं और देश के ऑनर के लिए भी नहीं। ऊपर से गोलियां चल रही हैं, जो भी रॉक वगैरह रास्ते में मिल रही थी उसकी आड़ में आके ये लोग जैसे तैसे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली ऊपर पहुंचे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बत्रा ने अकेले 3 एनिमी सोल्जर्स को मार दिया हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डी कॉय, जिसको विक्रम बत्रा लीड कर रहे थे, इसने 8 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को मारा है और बाकी सोल्जर्स यहां से भाग गए। और फिर 4:35 में सुबह विसिनिटी में 3:15 पे पहुंच गए, तो सुबह 4:35 पे बत्रा साहब ने बोला ये दिल मांगे मोर। जो बी कॉय वाली कंपनी थी उसने पहले ही बोल दिया था ओ या लगभग 3:35 पे बोल दिया था, लेकिन 3:35 के लगभग 1 घंटे बाद 4:35 पे बत्रा साहब ने बोला ये दिल मांगे मोर, और टाइगर हिल इंडिया जीत चुका था। इसके बाद ये जो हीरोइक था ना इंडियन आर्मी का, इसको बड़ा जबरदस्त माना गया था। पूरे इंडिया में इस बी कॉय कंपनी की और डी कॉय कंपनी की तारीफ हुई थी, खासकर विक्रम बत्रा की तारीफ हुई थी, क्योंकि बहुत हीरोइक एक्शंस थे वहां पे। इनकी विक्रम बत्रा साहब की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप चाहो तो देख लो, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे डाल रखी हैं। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा सीन। जब इन्होंने कैप्चर कर लिया टाइगर हिल को, तो उसके बाद ये जो 13J के राइफल्स के थे आपके विक्रम बत्रा साहब, इनको बोला कि ठीक है भाई आप रेस्ट करो, रिफिट करो, रुकूक करो, और इनको मूव कर दिया गया मुश्को वैली में 30 जून को। अब मुश्को वैली कहाँ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप नीचे आते हो इस तरफ पे तो आपको मुश्को वैली नजर आएगी।
यहाँ पे जो मुस्की दिख रहा है ना आपको, ये है आपकी मुश्को वैली। यहाँ पे आपको कुछ सेटलमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक पास में पीक है, पीक 4875। मैं इस पीक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। वो पीक भी कहीं ना कहीं हमारा ये जो हाईवे था, नेशनल हाईवे 1, उसको डेंजर में लाना था। अब यहाँ पे सीधे सीधे ऑर्डर्स नहीं थे विक्रम बत्रा साहब के जाने पे, यहाँ पे कुछ और प्लेटून्स आप कह सकते हो डिप्लॉय की गई थी। अब यहाँ पे जो कंपनी चढ़ने वाली थी वो ए कॉय कंपनी थी और सी कॉय कंपनी थी, ठीक है। अगर आप देखो तो ए कॉय कंपनी के कमांडर कौन थे? मेजर एस विजय भास्कर, ठीक है, और लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी भी थे इसमें, ओके। और सी कॉय कंपनी के कमांडर कौन थे? मेजर गुरप्रीत सिंह। इन दोनों ने अपने रेनेसा, मतलब जो भी इनका ओवरऑल सर्वेलेंस होता है, इन्होंने किया और उन्होंने भी चढ़ाई शुरू की। अब मैं आपको बता दूं, जहां पे ये चढ़ाई शुरू हुई थी ना, ओवरऑल इस पॉइंट 4875 से दूर 1500 मीटर दूर एक फायर सपोर्ट बेस में 13 JK राइफल्स को डिप्लॉय किया गया था, और 13 JK राइफल्स में ही आपके कैप्टन विक्रम बत्रा थे। मतलब ओवरऑल इस पॉइंट 4875 से 1500 मीटर दूर थे आपके कैप्टन विक्रम बत्रा। अब मैं आपको बता दूं कि 4875 के कैप्चर के लिए विक्रम बत्रा को नहीं डिप्लॉय किया गया था। हमारी ए कॉय कंपनी और सी कॉय कंपनी ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि विक्रम बत्रा यहाँ पे प्ले में आ गए। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि ये जो ए कॉय कंपनी थी, सी कॉय कंपनी थी, ये भी 13 JK राइफल्स की थी, और जो विक्रम बत्रा थे वो भी 13 JK राइफल्स में थे। लेकिन जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था ना, उस समय पे विक्रम बत्रा की तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। उनको आराम करने के लिए बोला गया था, तो वो स्लीपिंग बैग पहन के अपने टेंट में सो रहे थे। और आप कह सकते हो कि 8:30 बजे लगभग ये जो ए कॉय कंपनी और सी कॉय कंपनी, इन्होंने पॉइंट 4875 की क्लाइंबिंग शुरू की, और काफी ऊपर तक ये लोग पहुंच गए थे। 1500 मीटर फिर भी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। लेकिन एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट आया जब ऊपर से पाकिस्तानी फायर कर रहे थे और हमारे इंडियन सोल्जर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस चढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, ऐसी रॉक्स आ जाती हैं जब आप ऊपर वाले सोल्जर के प्रति डिस्पोज हो जाते हो। पूरे ही नजर आ रहे थे इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी को, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स रॉक के पीछे छुपे हुए थे। जैसे रॉक से बाहर निकले वो गोलियां चलाने लगे, काफी सारे लोगों को यहाँ गोलियां लगी। इनफैक्ट पाकिस्तानियों ने स्नाइपर बैठा रखे थे ऊपर, और आपको पता है ना स्नाइपर कैसे काम करते हैं, बिल्कुल हाई रेंज होती है उनकी, रॉक्स के बीच में छुप के बैठे थे स्नाइपर्स, इतना बुरा हाल थे। तो ओवरऑल ये जो कंपनीज चढ़ रही थी, ए कॉय सी कॉय, इन्होंने नीचे बेस कमांड में रेडियो किया और बोला कि भाई हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ब्रिगेडियर कक्कर साहब वहां पे नीचे जो ऑपरेशन थे उनको ओवरऑल आप कह सकते हो ओवरस्यू कर रहे थे। नीचे जोशी पोस्टेड थे, जोशी करके हमारे आर्मी जवान थे, उन्होंने 2 फैगोट्स मिसाइल फायर की। लकीली वो फैगोट मिसाइल्स उस बंकर में जाके लगी जिस बंकर से फायरिंग हो रही थी नीचे की तरफ, समझ गए आप। तो ये आप कह सकते हो कि इंडियन आर्मी के एडवांटेज में हो गया, क्योंकि आप नीचे से चढ़ रहे हो और ऊपर एक बंकर में से फायरिंग हो रही है। अब उस बंकर को कैसे न्यूट्रलाइज किया गया? लकीली जो शेलिंग हो रही थी वो उस बंकर पे लगी जाके, और जब उस बंकर पे लगी जाके तो उस बंकर से निकल के आर्मी वाले भागने लगे, तब हमारे JNK राइफल के जवानों को मौका मिल गया और ये लोग ऊपर चढ़ने लगे। now आप देखोगे कि by 1300 hours they had captured 4875, समझ गए। तो 4875 को ए और सी कॉय कैप्चर कर चुके थे, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट्स थे। पॉइंट 4875 के नॉर्थ में 2 एरियाज थे, एक पिंपल 2 करके एरिया था, एक और इलाका था, वहां पे अभी भी पाकिस्तानी फोर्सेस जमी हुई थी। अब सोचिए ये ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ है, ठीक है ना, सुबह, और शाम हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, रात के 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे आप कह सकते हो 5 जुलाई को रात के 10 बजे पाकिस्तानी पोजीशन जो कि पॉइंट 487 नॉर्थ में थी, आप देखो पॉइंट 487 मेन इंडियन फोर्सेस के हाथ में आ चुका है, ए कॉय और सी कॉय पॉइंट 4875 पे कब्जा कर चुके हैं, लेकिन इनके नॉर्थ के एक पोजीशन से अभी भी हैवी शेलिंग हो रही है, अभी भी हैवी फायरिंग हो रही है। और जो सी कॉय है उसके ऊपर बहुत तेज फायरिंग हुई, और सी कॉय के पास एम्यूनिशन अभी के लिए खत्म होना पड़ा। जो बी कॉय था उसके पास थोड़ा बहुत एम्यूनिशन था, तो लड़ाई यहाँ पे लगातार चालू हो रही थी। सबसे खास बात यह थी कि इस पॉइंट 4857 के बगल में एक फ्लैट टॉप था, उस फ्लैट टॉप के ऊपर कब्जा करना जरूरी था। जब तक आप उसके ऊपर कब्जा नहीं करोगे तब तक इंडिया यहाँ पे पूरी तरीके से विनर नहीं डिक्लेयर होगा। होता है ना माउंटेन पे चढ़ने के बाद एक प्लेन हिस्सा आता है, उस प्लेन हिस्से के ऊपर कब्जा करना जरूरी था। 5 जुलाई की आप कह सकते हो आफ्टरनून को JNK राइफल्स ने उस फ्लैट टॉप के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन एकदम से एनिमी ने यहाँ पे बैकफायर किया। ये जो फ्लैट टॉप का इलाका था, यहाँ पे यंग कैप्टन थे NN नगप्पा साहब, वो इसको पकड़ के बैठे थे, लेकिन एनिमी ने एकदम से फिरोशियसली फाइट बैक किया। बहुत तगड़ा काउंटर अटैक आया पाकिस्तानियों की तरफ से, और पाकिस्तानियों की तरफ से जब काउंटर अटैक आया तब चीजें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो गई। एक्चुअली यहाँ पे एक बम फेंका गया
और वो बम फटा और जो हमारे कैप्टन नगप्पा थे इनके स्प्लिंटर लग गए पैरों में। अब जब इनके स्प्लिंटर लग गए पैरों में, यहाँ पे हुआ ये कि जो टॉप ए कॉय कंपनी है और सी कॉय कंपनी है उनके पास एम्यूनिशन भी खत्म हो रहे थे ऊपर, और वहां पे फैटेलिटीज भी हो रही थी, हमारे जवान वहां शहीद भी हो रहे थे। तो उनको रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत थी। अब रीइंफोर्समेंट कहां से जाएगी? जो JNK राइफल्स का बेस है 1500 मीटर दूर, और वहां पे विक्रम बत्रा भी है। विक्रम बत्रा की तबीयत खराब थी, वो वहां खड़े हुए और उन्होंने बोला मैं ऊपर जाऊंगा। उनको वहां पे उनके जो ऑफिसर्स थे, जोशी ने बोला कि भाई ऊपर मत जाओ। जोशी ने देखा भाई साफ साफ तबीयत खराब है, कैसे बंदा ऊपर जाएगा, लेकिन वो पीछे इंसिस्ट करते रहे कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, नहीं मुझे ऊपर जाना है। अब जोशी के ऊपर भी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसने जोशी को मना कर रखा है कि भाई जो ऑलरेडी लड़ चुके हैं, जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो घायल है, उनको आप ऊपर मत भेजो। क्योंकि ऐसा होता है ना कॉम्बैट में, एक घायल इंसान को ऊपर जल्दी इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि फिर वो लाइबिलिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ विक्रम बत्रा साहब और उनकी जो पूरी की पूरी प्लेटून थी उसने बोला कि हम ऊपर जाएंगे। अब समझिए यहाँ बात को, जो ऊपर ए कॉय कंपनी है, जो सी कॉय कंपनी है, उसके ऊपर लगातार पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तानी पीछे ढकेल दिए गए थे, उन्होंने पहले काउंटर अटैक किया, बाद में फिर से पीछे ढकेले गए, उन्होंने फिर से काउंटर अटैक किया। तो जो हमारे टुकड़ियां ऊपर पहुंच के पेट्रोलिंग पॉइंट पीक 4875 को ऑक्युपाई कर चुकी थी, वो लगातार पीछे तो ढकेल रही थी पाकिस्तानी फोर्सेस को, बट उनको रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी, उनको जरूरत थी बैकअप की। अब ये बैकअप JK राफेल्स की तरफ से जाना चाहिए नीचे से। यहां पे बत्रा साहब खड़े हुए और उनकी पूरी की पूरी कंपनी खड़ी हो गई कि हम ऊपर जाएंगे। अब समझिए प्रॉब्लम ये है कि अब रात हो चुकी है, इट इज नाइट टाइम। ये जो असेंट शुरू हुआ था पीक 4875 का, ये सुबह 8-9 बजे शुरू हुआ था और सारी की सारी लड़ाई दिन में हुई थी, लेकिन अब रात हो चुकी है। ए कॉय कंपनी, सी कॉय कंपनी ऊपर है टेबल फ्लैट में और आपका पॉइंट 4875 पे सवा संभाले हुई है। अब अगर रीइंफोर्समेंट जाने हैं तो रात में चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अब यहां पे रात में चढ़ाई हुई। विक्रम बत्रा और उनकी जो भी लोकल टुकड़ी थी उन्होंने बोला कि हम इनके साथ जाएंगे। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जोशी साहब इमीडिएट अथॉरिटी थी वहां पे, अब उन्होंने बोला मत जाओ, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है जाना है, जिद कर रहा है जाना है। और जोशी सर को भी पता है कि भाई ऊपर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। नीचे जो मेन कमांड हेडक्वार्टर्स में आपके जो हायर अप ऑर्डर्स बैठे हुए, ब्रिगेडियर वगैरह बैठे हुए, नाराज हो सकते हैं इस बात से, लेकिन फिर भी इन लोगों ने रिस्क किया कि ऊपर जाएंगे। तो फाइनली ये जो विक्रम बत्रा की डी कॉय कंपनी थी, इस डी कॉय कंपनी के बत्रा और उनके 25 आदमियों ने दुर्गा माता टेम्पल में पूजा करी और फिर उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू करी। अब जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी तब आप देखोगे कि नीचे से रेडियो मैसेज गया ऊपर ए कॉय कंपनी और सी कॉय कंपनी के पास कि रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं। ठीक है, इस मैसेज को पाकिस्तान ने भी इंटरसेप्ट कर लिया। शायद हमारे कमांडर्स चाहते थे कि पाकिस्तान इंटरसेप्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान काउंटर अटैक कर रहा था और पाकिस्तान को ये पता चल गया कि नीचे से और चढ़ के इन आर्म फोर्सेस की मदद के लिए लोग आ रहे हैं। तो अब यहां पे पाकिस्तानियों को पता है कि विक्रम बत्रा भी आ रहे हैं। विक्रम बत्रा को पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि टाइगर हिल में दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो यहां पे इंडियन वायरलेस सिस्टम में लगातार विक्रम बत्रा को धमकी मिलने लगी पाकिस्तान की तरफ से कि ऊपर मत आना, ऊपर मत आना। बट अब देखो, एक इंसान जिसकी ड्यूटी भी नहीं ऊपर जाने की, वो फिर भी ऊपर चढ़ रहा है, तो उसके ऊपर धमकी का क्या फर्क पड़ेगा। ये एक वो लेवल था जब इंसान अपनी जान वान के बारे में सोचना छोड़ देता है। क्योंकि जब इंसान अपनी जान के बारे में सोचता है तो वो ऑलरेडी बीमार थे, आराम से टेंट में थे, तो उनको क्या पड़ी थी बोलने की कि मुझे ऊपर जाना है। उनको तो किसी ने बोला भी नहीं कि ना तुम ऊपर जाओ, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि मैं ऊपर जा रहा हूं। तो जब इंसान खुद वॉलंटियर कर रहा है ऊपर जाने को, तो ऑब्वियस सी बात, उसको किसी बात का डर नहीं, फिर कितनी भी धमकी तुम देते रहो। और फिर यहां पे एक रात की चढ़ाई शुरू हुई, एक खतरनाक, बिल्कुल पिच डार्क। देखिए, दिन में चढ़ाई में फिर भी आपको आइडिया होता है कहां क्या है, रात की चढ़ाई में आपको आइडिया नहीं होता। एक तो फॉग, कोहरा, ऊपर से चढ़ाई, ऊपर से स्नोफॉल भी होने लगी, और पाकिस्तान की मशीन गन फायरिंग रेंज में ये लोग इंडियन सोल्जर्स भी थे। तो कुल मिला के यहाँ पे हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग चढ़ के ऊपर पहुंचे, इन्होंने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की, और वहां पे लड़ते लड़ते कुछ फैटल वाउंड्स लगे मिस्टर विक्रम बत्रा को, जिससे उनकी जान चली गई। तो आप कह सकते हो कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी की कहानी है। ठीक है, हम लोग तो नॉर्मल चीजों में ब्रेवरी दिखा देते हैं, कुत्ते को पत्थर मार दिया, उसको भगा दिया, उसी में हीरो खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिस वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक सांप देख लिया तो पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है इंसान के। तो ये विक्रम बत्रा साहब की कहानी थी, और इसी के लिए उनको परमवीर चक्र यहाँ पे मिला है। और हमारे देश में वीरों का तो देखिए, उनको एक्नॉलेज तो किया ही जाता था, ग्रेट करेज के इंसान थे। आज की डेट में विक्रम बत्रा जी के नाम पे बहुत सारी चीजों का नाम रखा है। ये परम योद्धा स्थल पे विक्रम बत्रा जी की स्टैचू लगी है, इनको सलाम।
इनको परमवीर चक्र मिला है, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, 15 अगस्त 1999 को, जो कि हमारी 52वीं वर्षगांठ थी। GL बत्रा साहब जो कि इनके पूज्य पिताजी हैं, इन्होंने ऑनर रिसीव किया फ्रॉम लेट प्रेसिडेंट KR नारायण साहब। तो 4875 वाला ये जो पॉइंट था ना, इसको नाम दिया गया बत्रा टॉप, इसको बत्रा टॉप नाम दिया गया। ये जो जबलपुर कैंटोनमेंट है, रेजिडेंशियल इलाका है, उसको कैप्टन विक्रम बत्रा इनक्लेव बोला जाता है। जो हॉल है सर्विस सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद का, उसको विक्रम बत्रा ब्लॉक बोला जाता है। जो कंबाइंड कैडेट मेस है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, उसको विक्रम बत्रा मेस बोला जाता है। इनफैक्ट DAV कॉलेज चंडीगढ़ में एक वॉर मेमोरियल है, मेमोरियल फॉर वॉर वेटरन्स में बत्रा साहब की भी फोटो है। दिसंबर 2019 में जो न्यू दिल्ली का मुकरबा चौक है, उसका जो फ्लाईओवर है, इसका नाम रखा गया शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक। तो आप कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी। ट्विन भाई थे, इनकी माता जी, अब देखिए माँ बाप को तो बुरा लगेगा ही जब बेटा जाएगा, बट अब सबसे खास बात यह है कि पालमपुर में जन्मे हैं, और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि पालमपुर के टाउन स्क्वायर में ही इनकी स्टैचू लगी हुई कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की। तो 25 साल की उम्र में एक इंसान इतना बड़ा काम करके चला गया, जो कि पूरी जिंदगी लोग जीते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो ये विक्रम बत्रा की एक छोटी सी अचीवमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आई होप आपको पसंद आई होगी। एक कहानी थी विक्रम बत्रा साहब की, इनकी चढ़ाई की। देखिए वैसे तो बेसिक इन्फो विक्रम बत्रा जी के बारे में तो आप विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो, बट एक्चुअली में उस दिन लड़ाई कैसे हुई, इसका एक छोटा सा ब्यौरा मैंने आपको देने की कोशिश की है। इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया और अलग अलग जगहों से मैंने उठाई है, ल्यूसिड वे में आपको बताने की कोशिश किया। वैसे तो उसमें और भी बहुत एंट्री केसेस हैं, लेकिन उन एंट्री केसेस के लिए उस जगह की लोकेशन को देखना, उस जगह की पूरी प्रॉपर प्लानिंग को देखना, उसकी जरूरत है। और हम नॉर्मल सिविलियंस के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती नहीं है। तो जितना आसान तरीके से हो सका उतने आसान तरीके से चीजें मैंने बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।